आज हम लोग जो है जैसे आपको एक किताब बोले थे खरीदने के लिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी भी हम जो पढ़ रहे थे सिलेबस ही था, कहानी का ही ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन अब ऐसा करेंगे कि धीरे धीरे आप हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक, जो लगभग नेट के सिलेबस का 70-80% है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास से जो सवाल आते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है वो कितने हैं, कौन कौन लोगों ने लिखा है, ठीक, इससे सवाल आते हैं। उनके लेखक कौन है, कभी किताब का नाम दे देते हैं। यहाँ से हम लोग आज से पढ़ाई शुरू करेंगे। इसके बाद फिर काल विभाजन आता है कि लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा, उसका क्या नाम दिया, काल विभाजन और नामकरण। फिर धीरे धीरे हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल वगैरह पढ़ेंगे जो भी सिलेबस में है, ठीक। तो पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास नेट के लिए, एमए के लिए, या जो भी हम हिंदी की पढ़ाई पढ़ते हैं उसका सबसे ज़रूरी सिलेबस है। अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप हिंदी साहित्य से जुड़ी 70-80% चीज़ें समझ जाते हैं। इसके अलावा खाली भाषा विज्ञान बचता है और काव्य शास्त्र बचता है, बाकी सब आपको इसी पेपर में मिल जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो मैंने आपको कहा कि आप कुछ किताबें हिंदी साहित्य इतिहास खरीद ली, एक आपने खरीदी है, एक ये किताब भी है, इसका नाम मैंने लिखाया था, ठीक, उस दिन लिखाया था मैंने। इसका नाम है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ठीक, और इसके जो लेखिका हैं वो है डॉक्टर कुसुम राय। इसका लिंक मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा ऑनलाइन। ये 3 भागों में किताब है। इसकी अच्छी बात क्या है कि प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई किताब है, ठीक, समझ रहे हैं ना। स्टूडेंट को ध्यान में रख के, जैसे आदिकाल की विशेषताएं बताइए तो प्रश्नोत्तर टाइप में लिखा है, और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी और एक्सप्लेनेशन के हिसाब से भी, व्याख्या भी की गई है, उस हिसाब से अच्छी किताब है, ठीक। खासकर इसका जो 2 पार्ट है वो तो बहुत अच्छा है, तीसरा उतना अच्छा नहीं है, डीपली नहीं है, लेकिन फिर भी आप तीनों पार्ट इसका आप ले लीजिएगा। इसमें पढ़ने में आपको सहूलियत होगी, वो आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसको आप पढ़ेंगे तो ये प्रश्नोत्तर शैली में लिखी किताब है। अभी क्लास के बाद आप देख लीजिएगा, तो इसका लिंक भेज दूंगा, ये भी आप, ये किताब आप ले लीजिएगा। एक साथ ना सही, एक पार्ट मंगा लीजिए, उसको पढ़िए, आदिकाल पढ़िए, फिर उसके बाद आदिकाल, भक्तिकाल इसमें मिल जाएगा, फिर आगे आप रीतिकाल और आधुनिक काल अगला मिल जाएगा, तो धीरे धीरे आप ले लीजिएगा, ठीक। अब हम बात, जी हाँ, तो आप देखिए पहले एक चीज़ ये कि कोई भी इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा है, कोई पूछे कि भाई, मान लीजिए जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है, राजनीति का इतिहास, भाई मुग़ल आए, हुण आए, शक आए, अकबर बाबर, अंग्रेज, ये सब आए, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे हमें देश की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। लेकिन हम हिंदी साहित्य के इतिहास क्यों पढ़े, क्या पता चलता है हमको हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ने से, और ये कैसे दूसरे इतिहास से अलग है, ठीक। तो हिंदी साहित्य के इतिहास जानने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है कि देखिए, जो राजनीतिक इतिहास होता है वो ताकतवर लोगों का होता है। जैसे आप देखेंगे मुग़ल काल में तो बहुत सारे लोग रहे होंगे ना, तो भाई क्यों सिर्फ राजा के बारे में ही लिखा गया, अकबर के बारे में, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, ये सब लिखा है ना। उस समय आम जनता क्या महसूस कर रही थी, उसका सच कौन लिखता है। जैसे जो मान लीजिए अकबर के समय के जो इतिहास लिखे होंगे दरबारी लोग, तो उसमें तो वो सभी जो दरबार में रह के लिख रहे हैं वो तो अपने राजा की बड़ाई करेगा, ठीक। अकबर ही नहीं, किसी भी राजा के दरबार में रहेगा, यहाँ तक कि आज का कोई प्रधानमंत्री भी है तो कोई उसके संरक्षण में रह के लिखेगा तो वो तो उसकी बड़ाई ही करेगा ना, वो तो उसकी बुराई तो नहीं करेगा। हाँ, तो उसी तरह से आप देखेंगे कि जो राजनीतिक इतिहास होता है वो ताकतवर लोगों द्वारा का इतिहास होता है। उसमें आम जनता क्या महसूस करती है इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती। लेकिन जब हम साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो साहित्य में कोई नाम नहीं आएगा, ठीक, लेकिन उस समय का समाज कैसा था, उसकी संस्कृति कैसी थी, उसका खान पान कैसा था, उस समय कलाएं कौन कौन सी थी, साहित्य कैसा था, ये सब जानने के लिए हमको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने की ज़रूरत होती है। नहीं तो अभी हमको क्या मतलब है पृथ्वीराज रासो पढ़ने का, हमको तो कुछ नहीं है। लेकिन हमें उससे पता चलता है कि हमारा साहित्य कैसे शुरू हुआ, उस समय कैसे लिखा जा रहा था साहित्य, और धीरे धीरे वो कैसे आगे बढ़ता गया और नई नई प्रवृत्तियाँ साहित्य में आती गई, ठीक। इसलिए हमको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना जरूरी है। जैसे एक उदाहरण आपको देता हूँ, मान लीजिए जो मुग़ल काल में तुलसीदास भी लिख रहे थे, जब अकबर राजा थे
तो उस समय तुलसीदास लिख रहे थे, कवि थे, ठीक। तो आप देखेंगे कि जिन इतिहासकारों ने, जो दरबारी इतिहासकार थे, उन्होंने तो बहुत बड़ाई की है अकबर की, अच्छे शासक थे, लेकिन कोई शासक पूर्णतः है तो परफेक्ट नहीं होता ना कि उसकी आलोचना ना की जा सके। लेकिन उनके रचनाओं में आपको आलोचना तो नहीं मिलेगी अकबर की, हाँ। लेकिन जब आप तुलसी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि तुलसी ने कितना गरीबी का वर्णन किया है, ठीक, भूखमरी का वर्णन किया है, किसानों की हीन दशा का वर्णन किया है। कहते हैं खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बन बनिज को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोचे, बस कहाँ एक एक हो से कहाँ जाई का करी। इसका मतलब ये है कि किसान को खेती करने के लिए खेत नहीं मिल रहा है, ठीक, बनिए को व्यापार नहीं मिल रहा है, सभी लोग बेरोजगार हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो पूछते हैं कहाँ जाएं क्या करें। इसका मतलब सब कुछ अच्छा ही नहीं था, तभी तो कवि लिख रहा है ना, खेती ना किसान को। तो ये कौन दिखाता है? ये सच्चा जो साहित्यकार होता है, जो जनता का साहित्यकार होता है, वही आपको जनता की सच्चाई बताएगा, वो राजा का सच्चाई नहीं बताएगा। यही अंतर आप देखिए ना, रीतिकाल में बिहारी या बाकी कवि राजा के लिए लिख रहे हैं तो वहाँ कहीं आपको किसान दिख रहा है, मजदूर दिख रहा है, औरतें दिख रहा है? नहीं ना, वहाँ सिर्फ राजा है, उसकी रानी है, उसका अंग ऐसा है, उसकी आंखें ऐसी है, उसकी गर्दन ऐसी, यही सब कविता में आपको मिलता है, ठीक। तो इसीलिए हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम साहित्य का इतिहास पढ़ने के साथ साथ एक तरह से संस्कृति का इतिहास भी पढ़ते चलते हैं, ठीक, कि उस समय की संस्कृति कैसे कैसे बदलती है वो पढ़ते हैं। जैसे कि आपको एक परिभाषा मैं पढ़ के सुनाता हूँ जो आपकी इस किताब में दी गई है, ठीक। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, ठीक, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ठीक, वो उस किताब की भूमिका में मिलेगा आपको, ठीक। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है, ठीक। अभी समझाएंगे आपको। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है, ठीक। इन्होंने इस किताब में हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषा दी है, ठीक। इनका कहने का मतलब क्या है कि समय के साथ साथ जनता की मानसिकता बदलती जाती है, ठीक। तो जैसे जैसे हमारी मानसिकता बदलती है, हमारी चित्तवृत्ति बदलती है, वैसे वैसे साहित्य भी बदलता है। साहित्य नहीं, आप सिनेमा भी देखिए ना, 1950 में कैसा सिनेमा बनता था, हीरोइन शर्मा की भाग जा रही थी, हाँ, शादी का नाम लेते ही लड़की अंदर छुप गई घर में, हाँ, और फिर उसके बाद धीरे धीरे कितनी बोल्डनेस आती गई। अब आज के सिनेमा में 1950 का चीज़ दिखाया गया तो लोग हंसता है ना, हाँ। तो कैसे समाज के साथ साथ, समाज की चित्तवृत्ति के साथ साथ साहित्य भी बदलता रहता है, ठीक। और सिनेमा या जो भी कलाएं हैं उनमें अपने समय की झलक जरूर दिखती है, ठीक। तो कह रहे हैं कि आदि से अंत तक, शुरू जब से साहित्य शुरू हुआ और अभी तक जब तक चल रहा है, इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए कैसे कैसे जनता की चित्तवृत्ति बदली, तो साहित्य की भी चित्तवृत्ति बदली, और परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना कि साहित्य जो लिखा जा रहा है वो क्या जनता की चित्तवृत्ति को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, कैसा कर रहा है, क्योंकि साहित्य में सच्चाई भी होती है, कल्पना भी होती है, ठीक। तो वही क्या कहलाता है? साहित्य का इतिहास। कुल मिला के इस परिभाषा का मतलब यही है कि किसी भी देश में जनता की जो चित्तवृत्ति है, जो परंपरा है, जो मानसिकता है, जो जैसे जैसे बदलती है, समाज जैसे जैसे बदलता है, साहित्य भी बदलता रहता है। तो इस बदलते समाज और बदलते साहित्य के बीच जो जनता की चित्तवृत्ति, बदलती चित्तवृत्ति के बीच जो सामंजस्य दिखाता है वही क्या है? इतिहास है, साहित्य का इतिहास है, ठीक। बात समझ गए? इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं अपने हिंदी में, तो उनमें से कुछ नाम हम आपको बताते हैं जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में भी हैं। तो ये आप देखिए कि हमारे हिंदी साहित्य का भी पहला इतिहास किसी हिंदी विद्वान ने नहीं लिखा। उस दिन मैं बता रहा था ना, एक फ्रेंच के विद्वान थे जिनका नाम था गारसा द तासी, ठीक। ये आपको ग्रुप में भेज दिया गया है, आप पढ़ भी लीजिएगा। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था? इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी। ये किसने लिखा है? गारसा द तासी ने। ये आया है 2 पार्ट में। पहला पार्ट कब आया? प्रथम भाग 1839 और द्वितीय भाग 1847 में। फिर इसका एक संस्करण आया। संस्करण मतलब एक बार किताब छपी खत्म हो गई तो दोबारा फिर से उसको छापते हैं। वो आया था 1871 में। तो वो आपको जरूरत नहीं है,
ये दोनों याद रखना, पहला भाग 1839, दूसरा भाग 1847। अब कभी कभी सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन है, तो उसमें आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा। और ये किस भाषा में लिखा गया, तो ये आपको फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ठीक, क्या याद रखना है आपको, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गारसा द तासी ने लिखा, जिसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदो हिंदुस्तानी, और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ठीक, तो पहले आपको ये इतना याद रखना है। ठीक, अब आप देखिए ये एक तरह से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का पहला प्रयास था। ठीक, पहली कोशिश की गई कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाए। ठीक, और पहला प्रयास कभी भी पूर्ण तो नहीं होता है, लेकिन उसका एक योगदान होता है। भाई शुरुआत तो किसी ने की, ठीक है, तो उसका अपना एक महत्व होता है। तो इस इतिहास में आप देखेंगे कि कोई ऐसे नामकरण जैसा नहीं किया गया है। ठीक, कोई रचनाओं की विशेषता वगैरह ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, खाली एक डाटा दे दिया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का कुछ लेखकों का, कवियों का नाम दे दिया गया है, लेकिन व्यवस्थित ढंग से नहीं बताया गया। ठीक, फिर इसके बाद आप देखिए ठीक, उसके बाद आप देखिए उसके बाद देखिए रचना है शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 ईस्वी में लिखी गई। इसके लेखक कौन है, शिव सिंह सेंगर। ठीक, मतलब दूसरा जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का, वो कौन सा है, वो शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। अब आपको पकड़ना है शिव सिंह सरोज। ठीक, और ऑप्शन में मिलेगा शिव सिंह सेंगर। तो शिव सिंह मैच कर रहा है। कभी कभी हमको कुछ कॉमन सेंस से भी सवाल हल करना आना चाहिए। ठीक, तो इन्होंने लिखा, और ये ग्रंथ 1883 में लिखा गया। इसकी खास बात क्या है कि लगभग इसमें हजारों कवियों का नाम इसमें दिया गया। ठीक है, जैसे सभी कवियों का नाम, जब कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है तो कौन कौन कवि ये सब बिखरे हुए हैं, सबको इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में हजारों कवियों का नाम इन्होंने लिखा। ठीक, और देखिए इसके साथ साथ ही इनके जो कवि हैं उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाओं वगैरह का नाम इन्होंने अपनी रचना में दिया। ठीक, इसके बाद आप देखिए ये बहुत पूछता है। ठीक, इसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, ये 1888 ईस्वी, अभी आप नाम सुन लीजिए, फिर सभी इतिहास ग्रंथ के क्या विशेषता वो भी बताएंगे। ठीक, 1888 ईस्वी में इन्होंने ये ग्रंथ लिखा, और इसको भी किसने लिखा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, ये भी अंग्रेज थे। ठीक, और इन्होंने क्या, देखिए इसको पढ़ के बता देते हैं। 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास ना होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। ठीक, अगर पूछें पहला इतिहास ग्रंथ हिंदी का कौन सा है, ठीक है, तो आपको जॉर्ज ग्रियर्सन का इसका नाम देना है, क्योंकि ये व्यवस्थित क्रमबद्ध है। ठीक, और अगर पूछे कि जैसे इनका भी नाम आ जाए, गारसा द तासी फ्रेंच विद्वान, तो वो तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ठीक, फ्रेंच भाषा में लिखा, किसी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ गारसा द तासी होगा, लेकिन हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान होगा। अब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, तो लेखक एवं कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया। इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार लेखक और जो कवि हैं उनका वर्णाक्रम से पहली बार इनको व्यवस्थित किया गया, कि मतलब भाई इनको बांट दिया जाए, भक्ति काल में है, इसमें है। दूसरा क्या है, हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से इससे क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक करना। भाई हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, तो इन्होंने अरबी फारसी मिश्रित जो उर्दू भाषा को भी सब लिख रहे थे लोग, इसको इन्होंने इसमें से अलग कर दिया। ठीक, ग्रंथ का काल खंडों में विभाजन तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक। ठीक है, पहली बार इन्होंने काल खंड में बांटा कि भाई इस सन से इस सन तक ये काल है, इस सन से इन सन तक ये काल है, और
आगे देखिए, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण, जैसे इन्होंने नाम भी रखे, चारण काव्य, ठीक, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य, ये सब इसके पहले जो लिखे गए इतिहास ग्रंथ हैं उसमें सब नाम नहीं दिए गए। इसमें इन्होंने बांटा कि हाँ, जिसमें राजा की बड़ाई वड़ाई की जा रही थी, जैसे शुरू पहले क्लास में मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज रासो वगैरह के बारे में, इसमें राजा की बड़ाई की जा रही है, तो राजा के दरबार में वो लोग अपने मनोरंजन के लिए कवियों को भी रखते थे, ठीक, तो वो कवि जो राजा की प्रशंसा में कविताएं लिखते थे उनको चारण कवि कहा जाता था, चारण कवि, ठीक। तो कह रहे हैं इसलिए उन्होंने चारण काव्य रखा, कुछ धार्मिक काव्य रखे, प्रेम काव्य रखे, पहली बार मतलब इन्होंने एक तरह से नाम दिया, ठीक। फिर 16वीं 17वीं सदी के युग को भक्ति काल स्वर्ण युग माना। कभी कभी सवाल आता है भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, तो ग्रियर्सन ने सबसे पहले भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा, ठीक। हिंदी साहित्य का केवल प्रवृत्तिगत विभाजन सबसे पहले ग्रियर्सन ने किया, ठीक। प्रवृत्ति मतलब क्या होती है कि कोई कविता में किस प्रवृत्ति की कविता है, मतलब वो भक्ति काव्य है कि वीर रस की रचना है कि श्रृंगार रस की रचना है या सूफी कविता है, ये जो कविता की जो प्रवृत्ति है उसके आधार पर पहली बार बांटने का काम ग्रियर्सन ने किया। फिर आगे देखिए, ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों का परिचय दिया है, ठीक। लगभग 1000 कवि शिव सिंह सेगर ने दिया था, वहाँ से इन्होंने 952 कवियों का परिचय इन्होंने दिया, और इन्होंने आदिकाल को नाम क्या दिया था, चारण काल। वो जब हम नामकरण पढ़ेंगे किसने क्या नाम दिया तो उसमें आपको बता देंगे। तो इन्होंने चारण काल कहा आदिकाल को। चारण काल वही जो मैंने आपको बताया कि पहले सामंत जी राजा थे तो उनके दरबार में जो कवि लोग रहते थे तो अपने राजा की प्रशंसा में जो लोग लिखते थे उसको चारण काव्य कहा गया, ठीक। इसका अनुवाद किया था, चूंकि जो है अंग्रेजी में है, इसका अनुवाद किया इन्होंने किशोरी लाल गुप्त ने डॉक्टर ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद 1857 में प्रकाशित कराया। ग्रियर्सन के अवदान के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का कथन, मतलब जो ग्रियर्सन ने जो लिखा है, ठीक, उसके बारे में नगेंद्र क्या बोलते हैं पढ़ के आपको सुना देते हैं। 19वीं सदी के अंतिम चरण में जबकि हिंदी साहित्य क्षेत्र में आलोचना एवं अनुसंधान की परंपरा का श्री गणेश बिना हुआ था, हिंदी भाषा एवं उसके काव्य की ऐसी स्पष्ट, सूक्ष्म एवं प्रामाणिक ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत कर देना ग्रियर्सन के अद्भुत प्रतिभा शक्ति एवं गहन अध्ययनशीलता को प्रमाणित करता है। कहने का मतलब वही, जब हिंदी साहित्य के इतिहास का कोई ढांचा हमारे पास नहीं था, उस समय इतने मेहनत से उसको लिखना, उसका नाम देना, ये अपने आप में एक बड़ा काम था। इसके अलावा एक मौलवी करीमुद्दीन है, ठीक है, इसमें लिखा होगा शायद नाम, या शायद आगे लिखा होगा, ठीक। तो उसमें मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा ई शुअराई हिंदी, ये उर्दू में इन्होंने लिखा, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ उर्दू में लिखा। इसमें कुछ ताशी के ग्रंथ का अनुवाद है, मतलब ये कोई स्वतंत्र रचना भी इसको ज़्यादा नहीं मान सकते हैं। गारसा दताशी ने जो फ्रेंच भाषा में लिखा है उसको इन्होंने अनुवाद करके उर्दू में लिखा, ठीक। आगे देखिए, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण रचना आती है मिश्र बंधु विनोद, ठीक, मिश्र बंधु विनोद। आगे देखिए इसमें मिलेगा, ये देखिए मिश्र बंधु विनोद 4 पार्ट में है, 4 भाग में है। पहला 3 भाग 1913 में आया तथा चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु से कभी कभी सवाल पूछता है कि मिश्र बंधु नाम आने का मतलब है कि वो 2-3 भाई थे, 3 भाई, तो उनको एक साथ मिला के मिश्र बंधु कहा जाता है। कभी कभी पूछता है कि मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम शामिल नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि मिश्र बंधु कौन है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये कौन है, ये मिश्र बंधु में आते। इन लोगों ने मिलके मिश्र बंधु विनोद नाम से 4 भाग में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, ठीक है। अभी ऊपर जाएंगे तब आपको इसके बारे में बताएंगे। आगे देखिए, फिर जो आज तक पहले क्लास में भी मैंने बताया, जो आज तक सबसे अच्छा, सबसे प्रामाणिक, ठीक, ग्रंथ जो माना गया वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में लिखा गया, और इसके जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस ग्रंथ की विशेषता क्या है, हमने आपको पहले दिन क्लास में बताया कि बाकी जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए वो ज़्यादातर एक संग्रह है, ठीक, कवियों का नाम दे देना और उनकी रचना का नाम दे देना, थोड़ा बहुत नाम दे दिया, लेकिन किसी भी काल में की कविता की क्या विशेषता है, किसी कवि की क्या विशेषता है, ठीक, और वो उस समय कविता की प्रवृत्ति कैसी है, ठीक,
ये सब दिखाना, उसका विश्लेषण करने का काम किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने किया। इसको जब आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसकी भूमिका से शुरू कीजिए, ठीक, भूमिका पढ़िए। तो भूमिका में रामचंद्र शुक्ल ने एक तो ये परिभाषा जो मैंने पढ़ के आपको बताई वो लिखा है, ठीक, कि जनता की बदलती चित्तवृत्ति वाला। दूसरा वो कहते हैं कि मेरा काम हिंदी साहित्य के इतिहास का व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ठीक, व्यवस्थित ढांचा, ऐसे नहीं कि कुछ भी मिला के एक साथ रख दिए, ठीक, कभी कीर्तन करना नहीं था, ठीक, इस पे हमको ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं कि मेरा काम हिंदी साहित्य के इतिहास का सच्चा ढांचा खड़ा करना था, अच्छा ढांचा करना था व्यवस्थित, कभी कीर्तन करना नहीं। कीर्तन करना मतलब जब आप कीर्तन करते हैं तो आपका आंख बंद होगा, हाथ जुड़ा होगा, ठीक, जब आपका आंख बंद होगा तो आप विश्लेषण नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे। मंदिर जाके आप सवाल थोड़ी करते हैं पुजारी से कि इसमें भगवान है कि नहीं, करते हैं? नहीं, क्योंकि सवाल करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग का वहाँ काम नहीं है, ठीक, वहाँ आस्था के विषय दिमाग लगाएंगे, वो आपको मार के भगा देगा कि हमारा धंधा चौपट कर रहे हैं, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि कीर्तन करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम क्या है? तो मेरा काम है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना। मतलब जैसे मान लीजिए मुझे कोई कवि पसंद है, ठीक, तो किसी को कह देना भाई कि तुम सुंदर हो, ये तो आसान है, पर वो क्यों सुंदर है, उसमें खास बात क्या है, ये बताने के लिए आप सच होगा तभी आप बता पाओगे, झूठ नहीं बता सकते, है ना। उसके लिए आपको उन कवियों को पढ़ना पड़ेगा, उनका विश्लेषण करना पड़ेगा। कोई हमें पसंद नहीं है उसका भी रीजन होना चाहिए, कोई पसंद है तो उसका भी रीजन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई हमको अच्छा लग रहा है तो उसको हम सबसे बड़ा कवि घोषित कर दे, है ना, और कोई हमको पसंद नहीं है तो उसको सबसे नीचे कर दे, तो ये नहीं। शुक्ल जी ने एक साहित्य का एक मानदंड बनाया, ठीक, कि ये चीज़ें होना चाहिए, खासकर कविता के ज़्यादा आलोचक हैं, और उसमें उनको लगा कि जो फिट है तो उसको ऊपर रखते हैं, नहीं तो उसी क्रम से अपना पसंद बताते हैं। जैसे इन्होंने एक रचना लिखी त्रिवेणी, जिसमें सबसे ऊपर तुलसीदास है, फिर जायसी हैं, फिर सूरदास है, समझे, और बाकायदा उन्होंने बताया कि भाई क्यों पसंद है, अगर तुलसी सबसे ज़्यादा पसंद है तो क्यों पसंद है, जायसी पसंद है तो क्यों पसंद है, कबीर ज़्यादा पसंद नहीं है तो क्यों नहीं पसंद है, ठीक। ये बताने के लिए आपको अच्छे गहराई से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो इन्होंने केवल नाम नहीं दिया, सभी कवियों का, सभी काल के कवियों का, उस समय की राजनीतिक, धार्मिक, आप एक किताब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कोई भी काल शुरू होने के पहले उसकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति के बारे में भी आपको लिखा मिलेगा, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ेगा ना अपने समय के समाज का, राजनीति का, धार्मिक संस्कृति का, सबका प्रभाव एक रचना पे पड़ता है, ठीक। तो जब तक आप ये नहीं जानोगे तब तक आप रचना का सही मूल्यांकन नहीं कर पाओगे। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने सभी काल शुरू होने के पहले उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी स्थितियों का मूल्यांकन इन्होंने किया है। तो इन्होंने देखा कौन सा कवि अपने समय की सही पहचान करा रहा है, ठीक, तो इसलिए इनके ग्रंथ को सबसे अच्छा ग्रंथ माना गया, ठीक। इसके बाद जो लिखा गया वो कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है, ठीक है, कायदे से वो आलोचना का ग्रंथ। जैसे यही किताब आप ले लीजिए, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आई, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो ये कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है कि इसमें आदिकाल से लेकर पूरा आधुनिक काल तक सब कुछ मिले। ये हिंदी साहित्य के इतिहास पर, उनकी रचनाओं पर एक टिप्पणी जैसी करती हुई किताब है। खासकर ये किताब की बहुत चर्चा हुई कि इसमें रामचंद्र शुक्ल की कुछ जो स्थापनाएं थी, जो उन्होंने हिंदी साहित्य जो कोई सूत्र दिया था, उसको द्विवेदी जी ने काटा कि वो पूरी तरह से सही नहीं है। जैसे मैं आपको भक्ति काल के उदय के बारे में उस दिन पढ़ा रहा था, तो रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि भक्ति का उदय इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमानों का आक्रमण हुआ हमारे देश में, वो हमारे मंदिर तोड़ रहे थे, हिंदू राजा सभी पराजित हो चुके थे। तो वो कहते हैं कि एक पराजित व्यक्ति भगवान के आश्रय के अलावा कहाँ जाएगा, ठीक है, इसलिए भक्ति का उदय हुआ। ये उनकी स्थापना है। अभी भक्ति काल पढ़ाते समय आपको डिटेल में बताएंगे। द्विवेदी जी कहते हैं कि ये बात पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि भक्ति का उदय कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, ठीक है, मतलब भक्ति का उदय द्रविड़ दक्षिण भारत में हुआ और उसको उत्तर भारत में कौन लाया? रामानंद। फिर प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। फिर कबीर आज संत कवि सब आते हैं, उसको सातों द्वीप में सब जगह मतलब फैला देते हैं। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि अगर मंदिर तोड़ने से भक्ति का उदय होता तो दक्षिण भारत में कैसे हो? तो उत्तर भारत में होना था। मंदिर तो यहाँ तोड़े जा रहे थे, दक्षिण के मंदिर तो नहीं तोड़े जा रहे थे, मुस्लिम आक्रमणकारी सब इधर थे। लेकिन ये भी कहते हैं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता, मतलब जो बाहर से आया आक्रांता, तो भी हमारे साहित्य का स्वरूप 12 आना वैसे ही होता जैसे कि आज है।
12 आना मतलब होता है 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक। कहने का मतलब 25 पैसा ये बाकी छोड़ रहे हैं कि 25 पैसा कारण हो सकता है इस्लामी आक्रमण भी, ठीक। पूरा नहीं करने तो 1 रुपया कहते 100 पैसा बोल देते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है ये किताब महत्वपूर्ण मानी गई। पहली बार शुक्ल जी की स्थापना को किसी ने चुनौती दी, ठीक। तो ये हालांकि तब तक शुक्ल जी जीवित नहीं थे, नहीं तो वो भी अपना कुछ और लगाते, ठीक। लेकिन ये है, खैर वो तो हम जब भक्ति काल पढ़ेंगे तो डिटेल में जाएंगे। तो ये किताब है। इसके बाद देखिए हिंदी साहित्य का आदि काल भी इन्हीं की किताब है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है, तो राम कुमार वर्मा। फिर हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 भाषाओं में प्रस्तुत करने की योजना थी, 18 पार्ट में। और ये नागरिक प्रचारणी सभा बनारस में है, वहीं वो लोग ये कर रहे थे कि इसको खूब बड़ा बना के एक एक काल लिखने की जिम्मेदारी अलग अलग विद्वानों को दी गई थी। हालांकि शायद ये पूर्ण नहीं हो पाया ये जो है योजना। फिर देखिए बहुत किताबें हैं। हिंदी साहित्य धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन, हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक डॉक्टर नगेन, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह। ये सब किताबें हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ी हैं, लेकिन ये इतिहास ग्रंथ नहीं है, ठीक है। इतिहास ग्रंथ मोटा मोटी जो मैंने आपको बताया वो 5-6 ही हैं, ठीक है। लेकिन आपको इन रचनाओं का नाम याद रखना है। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जो नोट्स में है, पास ग्रुप में भी पहुँच गया है, लेकिन इसको समझिए, ठीक। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द ताशी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्त्वार द ला लिटरेच्योर इंदुई हिंदुस्तानी नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का प्रथम भाग 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1871 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। संस्करण नहीं पूछता है, ये मैंने सिर्फ जानकारी के लिए लिख लिया, बस खाली डेट जो होता है पहली बार जब छपता है वो आपको याद रखना है, ठीक। और ये भी याद रखना है कि कितने खंडों में विभक्त है, पूछते हैं कभी कभी भाई कितने भाग हैं इसके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। 3 खंडों में विभक्त करते हुए पर्याप्त संशोधन परिवर्तन किया गया। ताशी के इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणेय ने ताशी के ग्रंथ में उल्लिखित कवियों एवं लेखकों से संबंधित विवरण का हिंदी अनुवाद किया है, जो सन 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। जैसे मान लीजिए पूछ लिए कि भाई ताशी के ग्रंथ का अनुवाद किसने किया है, ठीक, तो लक्ष्मी सागर वार्षणेय ने किया। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव की किताब में नहीं मिलेगा, ठीक। डिस्क्रिप्टिव किताब पढ़ने के बाद नोट करे हैं कि जिससे कि आप लोगों को अच्छा डिटेलिंग में मिले। इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ 1883 ईस्वी के लगभग लिखा। इसमें लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मतलब इसमें लगभग 1000 कवि का नाम इसमें आपको है और 838 कवि का उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है। फिर देखिए 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास ना होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। ग्रियर्सन के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ठीक। पहली विशेषता, लेखक एवं कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करने का प्रयास किया। कौन कवि पहले आया, कौन बाद में आया, ये इसका पहला प्रयास ग्रियर्सन ने किया, ठीक। हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे अलग कर दिया, ठीक। मतलब ब्रज भाषा, ब्रज जिस क्षेत्र में बोली जाती है, अवधि किस क्षेत्र में बोली जाती है, उस दृष्टि से इन्होंने उसका निर्धारण किया।
ग्रंथ का काल खंडों में विभाजन तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक। पहली बार इन्होंने इतिहास ग्रंथ को काल खंड में बांटा है, ठीक, तथा प्रत्येक अध्याय का विशेष का सूचक है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में करना। इन्होंने पहली बार ये सब नाम वगैरह रखे। 16वीं 17वीं सदी के युग को भक्ति काल, स्वर्ण युग मानना। तो सवाल अगर आता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, उसका उत्तर क्या होगा, ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक। हिंदी साहित्य का केवल प्रवृत्तिगत विभाजन सबसे पहले ग्रियर्सन ने किया, ठीक, कि किसी काल में कविता की प्रवृत्ति क्या है। जैसे मैंने आपको आदि काल पढ़ाते समय, अभी आगे भी पढ़ेंगे, बताया कि अकेले आदि काल में कई तरह की कविताएं रखी जा रही थी। एक में राजा की तारीफ हो रही थी, वीर रस की रचनाएं थी। एक में सिद्धनाथ जैन लोग थे जो अपना धार्मिक साहित्य लिख रहे थे। एक तरफ लोक काव्य था, मतलब गांव में जो हमारे लोक भाषा है उसमें, जिसमें संदेश राशक वगैरह रचनाएं थी। इसको प्रवृत्ति के आधार का भी इन्होंने ध्यान दिया। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों का परिचय दिया। ग्रियर्सन ने आदि काल को चारण काल कहा है, ठीक। किस काल को किसने क्या क्या कहा है ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक। उससे सवाल भी आते हैं। आदि काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया, चारण काल किसने नाम दिया, सिद्ध सामंत युग किसने दिया, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक। आज खाली ग्रंथों के ऊपर है, आगे देखिए। अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ठीक। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने डॉक्टर ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद 1857 में प्रकाशित कराया। ग्रियर्सन के अवदान के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, 19वीं सदी के अंतिम चरण में, जबकि हिंदी साहित्य क्षेत्र में आलोचना एवं अनुसंधान की परंपराओं का श्री गणेश भी नहीं हुआ, हिंदी में रिसर्च और आलोचना ये सब शुरू भी नहीं हुई थी, उस समय से ही हिंदी भाषा एवं उसके काव्य की ऐसी स्पष्ट, सूक्ष्म एवं प्रामाणिक ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत कर देना ग्रियर्सन की अद्भुत प्रतिभा शक्ति एवं गहन अध्ययनशीलता को प्रमाणित करता है। यह दूसरी बात है कि उनका ग्रंथ अंग्रेजी में रचित होने के कारण हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र नहीं बन सका, जिससे परवर्ती युग के अनेक इतिहासकार जो उनके धारणाओं और स्थापनाओं को पल्लवित करके हिंदी माध्यम से प्रस्तुत कर सके और उस यश के भागी बने जो वस्तुतः ग्रियर्सन का दाय था। मतलब ग्रियर्सन ने लिखा अंग्रेजी भाषा में, ठीक, तो अंग्रेजी तो उस समय हिंदी वालों अपने यहाँ उतना था नहीं। बाद में इन्हीं का अनुवाद करके इन्हीं से चीज़ें लेकर कई सारे लोगों ने हिंदी साहित्य, हिंदी में लिखा इतिहास, और जो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए था वो क्रेडिट इनको मिलता है। देखिए, ताशी के पश्चात मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा-ए-शुअराई हिंदी नामक ग्रंथ लिखा, जो 1848 में प्रकाशित हुआ। इसमें बहुत कुछ ताशी के ग्रंथ का अनुवाद है। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी 62 कवि ही हैं। इसमें कालक्रम का तो ध्यान रखा गया है, पर काल विभाजन और नामकरण का ध्यान नहीं लिखा गया। ताशी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कुल 72 कवियों सहित कुल 738 कवियों का उल्लेख किया है, ठीक। ये सब आपको अभी मटेरियल भेजा गया है, तो आप पढ़िए कि ये सब चीज़ें, मान लीजिए नहीं पूछता जल्दी से, लेकिन उसका मन हुआ कि कठिन बनाए तो पूछ लेगा कि भाई ज़्यादातर लोग क्या याद करेंगे कि ताशी ने कौन सा इतिहास लिखा, किस भाषा में लिखा, इतना ही पढ़ेंगे। अब पूछ लिया कि उसमें कितने कवियों के बारे में लिखा है, तब अटक जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए जो नोट्स आपको भेजा जा रहा है मोबाइल से तो पढ़िएगा, नहीं तो उसका प्रिंट भी ले लीजिएगा, ठीक है, उससे भी आपको सुविधा होगा। साहित्य के इतिहास दर्शन को एक व्यवस्थित सिद्धांत में रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान तेन को है, ठीक। आगे देखिए, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित मिश्रबंध विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए तथा चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। कितने कवियों को? 5000। यहाँ तक कि जब रामकृष्ण शुक्ल ने इतिहास लिखा तो उन्होंने कवियों की जानकारी इनके ग्रंथ से ही ली है, 5000 कवियों को। ऐसा उन्होंने लिखा है कि मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही कवियों के जो डेटा है संग्रह इकट्ठा किया।
देखिए स्थान दिया तथा दूसरी ओर इसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभाजित किया। 8 से ज़्यादा कालखंड में इन्होंने बांटा है। और क्या है देखिए 4591 कवियों का परिचय इसमें मिलता है। शुक्ल जी ने कवियों का जो परिचयात्मक विवरण दिया है उसकी सामग्री उन्होंने मिश्रबंध विनोद से ही ली है। जैसे किताब आप पढ़ोगे तो कबीर के बारे में जो लिखा मिलेगा कि इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता कौन थे, किसकी क्या जाति है, ये सब जानकारी इन्होंने इस रचना से ली। ठीक, मिश्र बंधुओं ने इस ग्रंथ में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करते हुए उनकी श्रेणियां बनाई हैं। ठीक, इन्होंने कहा कि भाई ये नंबर 1 में आएंगे वाली लिस्ट में आएंगे, ये नंबर 2 वाली लिस्ट में आएंगे, तो श्रेणी बनाने का काम इन्होंने किया। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का कालगत विभाजन करके नामकरण किया। ठीक, इन्होंने कालखंड में बांटा, आदि भक्ति काल टाइप जो भी के आगे भी हम देखेंगे। और फिर क्या किया इन्होंने, उसका नाम भी रखा कि आदि काल का क्या नाम है, भक्ति काल का क्या नाम है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में लिखा गया, वो प्राप्त है, जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हम बताते हैं, ये भी आपको याद रखना था। बनारस में, काशी में एक साहित्यिक सभा है जिसका नाम है नागरिक प्रचारणी सभा। ठीक, वो शायद 1893 ईस्वी में शायद उसका जो है गठन हुआ था। तो वो लोग हिंदी साहित्य की पुरानी रचनाओं से जुड़ी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। लेखनकार भी वहाँ पे बड़े बड़े लेखकों से लेखनकार करवाते हैं। तो इसी प्रचारणी सभा के लिए रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका नाम से ये सब नोट्स लिखे थे हिंदी साहित्य के इतिहास के। इसी को उन्होंने बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नाम से छपवा दिया। हाँ, भवन जैसा संस्थान है हिंदी का। ठीक, जैसे साहित्य अकादमी है, लेकिन ये बहुत पुरानी है। ठीक, बहुत पुरानी संस्था। हाँ, आप अगर वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत पुरानी रचनाएं एकदम, जिनकी लिपि वगैरह वो क्या बोलते हैं पांडुलिपि वगैरह गलने के करीब है, पुरानी है, सब उन लोगों ने सुरक्षित रखा है। ठीक, बनारस चूँकि देखिए पहले जो है बनारस ही साहित्य का केंद्र था। ठीक, जैसे जब प्रेमचंद और क्या बोलते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, ठीक, और भी बड़े बड़े लेखक, उससे भी पहले तो मान लीजिए सूर और कबीर, तुलसी, ये लोग तो थे ही। तो पुराना जो साहित्य आप देखेंगे उसका केंद्र बनारस है। फिर धीरे धीरे वो शिफ्ट हुआ, जब नए रचनाकार है इलाहाबाद। ठीक है, जिसमें पंत, बच्चन, निराला, महादेवी वर्मा, ये लोग हैं। तो ठीक है, छायावाद के पहले का साहित्य आप ज़्यादातर देखेंगे, मतलब भारतेंदु युग तक, तो उसके ज़्यादा बड़े जो रचनाकार सब कैसे या तो बनारस के हैं या तो बनारस से बहुत गहराई से जुड़े हैं। जैसे भारतेंदु मंडल वगैरह बना था, तो वो संस्थाएं उन्होंने बनाई हिंदी साहित्य के लिए। शुक्ल जी ने पूरे भक्ति काल को 4 शाखाओं में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार प्रतिष्ठित किया। आगे हम पढ़ेंगे इन्होंने जो काल विभाजन किया है, जैसे निर्गुण धारा, ठीक, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, सगुण धारा, राम भक्त शाखा, कृष्ण भक्त शाखा, ये आपको हम पहले क्लास में पढ़ाए थे। शुक्ल जी ने केशव को अलंकारवादी, परवर्ती रीतिकाल को रसवादी घोषित करते हुए चिंतामणि त्रिपाठी को रीत परंपरा का प्रवर्तक घोषित किया है। ये जब हम काल पढ़ेंगे, जैसे आदिकाल में कौन कवि है, क्या रचना है, उस समय हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, आगे देखिए। शुक्ल जी के इतिहास लेखन की एक मुख्य सीमा यह है कि इन्होंने साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों के निर्माण में पूर्व परंपरा की उपेक्षा की है। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि ग्रंथ लिखकर हिंदी साहित्य के अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला। ये सभी इतिहास ग्रंथ मुकम्मल इतिहास ग्रंथ नहीं है, लेकिन जिन बिंदुओं को रामचंद्र से छूट गया था या बाकी जो इतिहासकार हैं उसको इन्होंने उठाया और उस पर लिखा। द्विवेदी जी साहित्यिक प्रवृत्तियों परंपराओं के निर्माण में परंपरा और लोक महत्व प्रतिष्ठित करते हैं। ठीक, कि जो हमारी परंपरा चली आ रही है, लोक कैसा है, लोक जीवन कैसा, उसका इन्होंने अपनी आलोचना में स्थान दिया। फिर देखिए, राम कुमार वर्मा ने 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। इसमें वर्मा जी ने 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को लिया। वर्मा जी ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में बांटा है और सामान्यतया शुक्ल जी के वर्गीकरण का अनुसरण किया है। आपको पता है कि शुक्ल जी के बाद जो भी लिखा गया वो ज़्यादातर शुक्ल जी से ही ली गई सामग्री है।
इन्होंने एक निर्गुण ज्ञानाश्रय और निर्गुण प्रेमाश्रयी के स्थान पर संत काव्य और प्रेम काव्य नाम दिया। ठीक, जो रामचंद्र शुक्ल ने जिसको ज्ञानाश्रयी शाखा कहा निर्गुण, उसको इन्होंने संत काव्य कहा। पूछ सकता है कि राम कुमार वर्मा ने निर्गुण धारा को क्या नाम दिया, तो संत काव्य, और प्रेमाश्रयी मतलब जो सूफी धारा है उसको इन्होंने क्या नाम दिया, प्रेम काव्य। चीजें वही हैं, ठीक है, बस खाली नाम इन्होंने बदल दिया। वर्मा जी ने वीरगाथा काल को चारण काल संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व संधि काल और जोड़ दिया, संधि चारण काल। ठीक, वर्मा जी स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं और हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी स्वीकार करते हैं। हिंदी का पहला कवि कौन है, इस बारे में भी अच्छा खासा डिस्कस हुआ, विद्वानों में विवाद हुआ। कोई स्वयंभू को मानता है, कोई सरहापा को मानता है। ठीक, ये आपको हम लिखाएंगे हिंदी का पहला कवि कौन है। तो यहाँ पर आपको इन्होंने किसको माना था, स्वयंभू को, जो कि जैन साहित्य जो है उसके बड़े कवि है। आगे देखिए, वर्मा जी का इतिहास ग्रंथ भक्ति काल तक ही सीमित है, इसका शेष भाग अलिखित है। भक्ति काल तक ही इन्होंने लिखा। वर्मा जी ने संधि काल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य तथा चारण काल के अंतर्गत डिंगल साहित्य की विवेचना की है। ठीक, मतलब इन्होंने संधि काल नाम दिया किसको, आदि काल को, संधि काल चारण काल नाम दिया। तो संधि काल में इन्होंने सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का उल्लेख किया है, और चारण काल जो कि राजाओं की प्रशंसा में लिखा जाता था, दरबारी साहित्य जो था, उसको उन्होंने डिंगल साहित्य कहा है। ठीक है, डिंगल एक छंद है, डिंगल पिंगल, आगे हम बताएंगे आपको। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ का संपादन किया। इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों, आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त किया गया है। रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा को स्थापित किया गया है। राहुल संकृत्यायन की सीमा 760 से 1300 ईस्वी तक मानी गई, जिसे उन्होंने सिंध सामंत नाम दिया है। ठीक, इतिहास लेखन में शुक्ल जी का पहला कदम अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग करना है। जैसे आप जानते हैं कि हिंदी अचानक तो नहीं बनी भाषा। ठीक, हिंदी के पहले अपभ्रंश भाषा एक है, उसमें साहित्य रचा जा रहा था। जैसे जो ये नाथ साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, ये सभी अपभ्रंश भाषा में लिखे जा रहे थे। ठीक, तो इसको इन्होंने पहले अलग कहा कि भाई ये हिंदी का साहित्य नहीं है, उसको उन्होंने अलग कर दिया। शुक्ल जी द्वारा किए गए नामकरण की वीरगाथा काल और रीत काल पर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ। ठीक, इन्होंने जो आदिकाल को वीरगाथा काल का, उस पर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ, और रीतिकाल जो नाम दिया उस पर भी विवाद हुआ। लेकिन रीतिकाल तो स्थापित हो गया, लोग रीतिकाल ही बोलते हैं। आदिकाल जो नाम दिया गया वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। ठीक, आगे देखिए, हिंदी साहित्य में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति शुक्ल जी से प्रारंभ हुई। ठीक, 2 नाम देना उनका प्रवृत्ति जो है वो शुक्ल जी ने शुरू की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 नामक पुस्तक लिखी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक, जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य लिखा, जिसका नाम है प्रिय प्रवास। ठीक, हिंदी का संत काव्य प्रवर्ती सिद्धों व नाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। हिंदी की प्रेमाख्यानों का मूल स्रोत संस्कृत, प्राकृत व भ्रंश की काव्य परंपराओं में मिलता है। उपर्युक्त दोनों मत पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये आपको हम बता ही दे ग्रंथ कौन कौन से हैं, आपके पास वो ग्रुप में भी चला गया होगा। ठीक, तो ये हमने आज क्या पढ़ा, तो हिंदी साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ हैं उस, ठीक है, उनका नाम कब प्रकाशित हुआ और क्या उनकी विशेषता है, इसके बारे में हमने आज जाना। ठीक, अब देखिए, याद करने का ये है कि पहले तो आप वो किताब पढ़िए। ठीक, पढ़िए, 2-3 किताब का नाम आज और हम ग्रुप में भेजेंगे, मंगा लीजिएगा। वो मान लीजिए कठिन लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको समझा देंगे। ठीक है, याद करने का एक ये तरीका है कि ये नोट्स अभी आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, नोट्स पहुंच जाएगा तो उसको रोज़ पढ़िए, और उसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको आके पूछिए। दूसरी बात क्या है, जो नाम याद करना है, जैसे नीचे आप देखेंगे, नीचे दिया है नाम कि फ्रेंच ने क्या लिखा, वो तो आपको एक तरह से याद या रटना ही पड़ेगा। ठीक है, उसको एक तरफ आप ढकिए, देखिए उसके लेखक कौन है कौन नहीं है, और पढ़ते रहेंगे। जैसे आप ये पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें इसमें भी आएगी।
जैसे ये किताब अभी आप ले लेंगे तो जैसे आप अब पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहेगा कि ये क्या बोलते हैं, पहला ग्रेजुएशन ने वो गारशद अताशी ने लिखा है, ग्रेजुएशन ने लिखा है, तो उसमें भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ाएंगे आपको, आप भी पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे तो आपके दिमाग में तो आएगा ना। अब कोई पूछेगा फ्रेंच में भाषा में कौन लिखा है तो आप बता दोगे ना गारशद अताशी, ऑप्शन में आएगा तो पहचान जाएंगे ना कि भाई ये पढ़ाया गया है, ऐसे ही याद हो जाएगा। समझ रहे हैं? कुछ चीज़ें कठिन होगी, 50% चीज़ समझ में आएगी पहली बार, फिर दूसरी बार रिवीजन करेंगे आप तो धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक, इसमें कोई घबराना नहीं है। किसी को भी शुरू में पढ़ाई करता है तो वही समस्या आती है जो आपको आ रही है कि बहुत कठिन कैसे आ गई। जैसे हम लोग भी पहली बार वो किताब पढ़े तो कुछ ज़्यादा नहीं बुझा, ठीक, लेकिन जब धीरे धीरे आपको व्याख्या करके बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, यहाँ भी पढ़ेंगे, घर पे भी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। भाई एक ही चीज़ आप 3-4 बार जगह देखेंगे तो आपको ऑप्शन में नहीं बता पाएंगे आप, बता लेंगे। कुछ चीज़ें याद करने की है, वो तो याद करना ही होता है, वो कोई इतना बहुत कठिन काम भी नहीं है कि आपको कुछ रचना के डेट वगैरह याद करना नाम है तो आपको याद हो जाएगा। डेट कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए एक तरफ मिलाने वाला दे दिया, ठीक, इसे इधर दे दिया अर्दलाल इतरत्तर हिंदुस्तानी, ठीक, उसके बाद दे दिया मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऐसे 3-4 दे दिया। इधर मान लीजिए डेट दे दिया, ठीक, डेट आपको नहीं आता है, मान लीजिए डेट आपको नहीं पता है, एक को का नहीं पता है, पर ये तो आप जानते हैं ना पहला इतिहास ग्रंथ गारशद अताशी ने लिखा है तो पहला लिखा है तो जो सबसे पुरानी डेट होगी वो उसी का होगा, उसी का होगा ना। तो बहुत सारे सवाल आप ऐसे भी कर लेंगे, इसलिए आपको घबराना नहीं है, सबको एकदम आपको 1000 चीज़ का रट्टा ही नहीं मारना। आप पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, हाँ पहले वो आया है उसके बाद वो आया है, तो अपने आप ही आपको सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप पढ़े रहते हैं याद रहता है, लेकिन जब पहले लगता है कि सब भूल गया, फिर जब वही चीज़ें आपको आएंगी, 4 ऑप्शन आएगा तो आपको आएगा दिमाग में। ठीक, चूँकि आप पहली बार पढ़ रही हैं, बेसिक कमज़ोर है, ठीक है, एमए की पढ़ाई ठीक से नहीं होती यहाँ पे, हमको पता है, ठीक है, क्या कि बच्चे पूरा पढ़ लेते हैं, वो किताब ही एक किताब के बारे में भी नहीं जानते हैं। तो आपको बस ये करना है कि भाई आपको नॉर्मल स्टूडेंट से आपको दुगना पढ़ना है, सिंपल बात है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बिल्कुल कुछ नहीं जान रहा, नए सिरे शुरू कर रहा है, उसको मेहनत ज़्यादा करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा। ठीक है, जब कोई दक्षिण भारत के बच्चा है जिसका हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है मतलब मातृभाषा नहीं है, वो अगर पढ़ के नेट निकाल सकता है, हमारे ही पढ़ाई स्टूडेंट, ठीक है, तो आप लोग तो काहे नहीं निकाल सकते हैं, निकालेंगे। लेकिन बस ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आप घबराना नहीं है। दूसरी बात क्या है कि नेट का एग्ज़ाम कभी ये मान के नहीं देना चाहिए कि इस बार मेरा हो जाएगा, कभी भी नहीं। क्या है कि नेट का एग्ज़ाम कोई भी इस गारंटी से नहीं जा, हम लोग कभी पहली दूसरी बार में नहीं हुआ था। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि ये तो भाई महासागर है ना, हमने बहुत पढ़ा है लेकिन वो सवाल ना आके दूसरा सवाल आ गया। ठीक, समझ रहे हैं? कभी कभी क्या होता है कि जिस बार हम नहीं पढ़े होते हैं, पहले पढ़ा होता है जो सवाल, किसी बार वो आ जाता है, जिस बार आ जाता है उस बार हमारा भाग्य खुल जाता है। ठीक, हमारा काम क्या है कि जो सिलेबस दिया गया, ठीक, पूरा सिलेबस हम कवर करें। ये न, अब मान लीजिए हम 2 ही यूनिट पढ़ के जा रहे हैं, ठीक, 10 यूनिट में हम 2 ही यूनिट पढ़े हैं, बाकी का हमको नाम गाम नहीं पता है, तो भाई कैसे होगा? नहीं होगा ना। पहले आप पूरा सिलेबस टच कर लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हम अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, 50% पहुँचे हैं, 60% पहुँचे हैं। फिर जो लगता है हमारी जो वीकनेस है उस पर हमको ज़्यादा जोर देना है। बात समझे? अभी तो शुरुआत चल रही है और नहीं पहले से पढ़ा है, थोड़ा आप कठिन जरूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको यही चीज़ें सरल लगने लगेंगी। आपको लगेगा हाँ ये तो हम पढ़े। ठीक, तो पढ़ना है आपको, किताबें, मटेरियल, व्याख्या, यही हम लोग कर सकते हैं, पढ़ना आपको ही है। ठीक, इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई डाउट है, उसके लिए हम लोग काम दे सकते हैं। ठीक, आपको किताबें बता सकते हैं, पढ़ने का तरीका बता सकते हैं, कैसे कौन कौन सा किताब पढ़ना है बता सकते हैं, लेकिन वहाँ तो बैठ के तो आपको ही पढ़ना है, सबके साथ है। कोई कहीं भी दुनिया के किसी कोचिंग में चला जाओ, विद्वान से विद्वान टीचर भी पढ़ाएगा आपको, तो भी क्लास में पढ़ाएगा तो सब थोड़ी ना आपके अंदर घोल के पिला रहा है, वो तो आप घर जाओगे, आपको भी पढ़ना है, आपको ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ही आप करीब आते जाओगे। खाली इसी एग्ज़ाम के नहीं, जो भी हिंदी का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, एक बार अगर आपने पढ़ लिया है, 7-8 महीना लगता है, क्योंकि हम भी पढ़े, हम जानते हैं। ठीक, एक बार 7-8 महीना आप पढ़ लिए, नोट्स मिल गया आपको, तो उसके बाद आप 2 साल 3 साल बाद भी अगर हिंदी के कोई ऑब्जेक्टिव की परीक्षा दे रहे हैं, तो आप 15 दिन सिर्फ अपना नोट्स आप पढ़ लेंगे, तो भी आप 100 में से 80 सवाल कर ले जाएंगे। समझे? अगर आप
नहीं है, कंटिन्यूटी में नहीं है फिर भी, ठीक है। तो ये होना चाहिए कि एक बार आप मेहनत कीजिए, सभी पहलुओं को छूइए, पढ़िए, उसको याद करने का कोशिश कीजिए। अभी तो मेरा ये भी लगता है, मतलब मेरा एज भी हो गया है, नहीं मतलब वही करके नहीं देखिए, नहीं नेट के लिए तो कोई, हमको लग रहा है अभी एज का कोई बाउंडेशन नहीं है नेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नेट के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। और एज का क्या है कि अभी आप 7-8 महीना अगर अभी आप पढ़ लेंगे, पूरा कोर्स आप एक बार पढ़ लोगे, आपके पास नोट्स आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपको घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए, जहाँ भाई जहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए तो तैयार रहेंगे ना। जहाँ नहीं कर सकते हैं उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, जहाँ कर सकते हैं उसके बारे में तो कर सकते हैं ना। लेट से शुरू करने में थोड़ा दिक्कत होता है, समय कम रहता है, नए लोगों से कंपटीशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। लोग बहुत बड़ी बड़ी उम्र में बड़ा बड़ा काम कर देते हैं, ठीक। दशरथ मांझी इतना पत्थर तोड़ दिया, हाँ, 22 साल पत्थर तोड़ा बेचारा, जवान आदमी भी नहीं कर सकता, कर सकता है, हाँ? नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता है। हमारा विल पावर होना चाहिए हमारे अंदर, ठीक। नहीं तो बहुत सारा असंभव। इस देश में तो ज़्यादातर लोग अच्छे काम बूढ़ों ने किए हैं। गांधी जी बूढ़े ही थे ना, हाँ, गांधी जी बूढ़े ही थे, कोई दिखने में भी कोई सुंदर नहीं थे, हाँ, दुबले पतले और धोती में चलते थे, लेकिन बड़ी बड़ी अंग्रेजी हुकूमत को झुका दिया, हाँ। ये नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। हमको कुछ पाना है तो हमारे अंदर विल पावर होना है, हम ये कर लेंगे, करेंगे, ठीक है। नेट का तो सोचे, हम सोचे थे पीएचडी में मेरा हो हाँ, तो पीएचडी में थोड़ी ना कोई एज, पीएचडी में तो 50-50 साल का लोग, हमारे खुद के दोस्त है, उसका पापा पीएचडी किया, हाँ, बहुत खुश था, हमको बहुत अच्छा लगा कि आदमी के अंदर कहीं इच्छा रही होगी, लेकिन उसने अपना सपना पूरा किया, ठीक है, अपना सपना पूरा कर लिया। तो पीएचडी की तो आप, पीएचडी के लिए तो कोई उम्र का बाउंडेशन नहीं है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। अभी आप ये पढ़ोगे, अभी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा यूनिवर्सिटी का, तो उसमें आप देखोगे उसमें यही सब आएगा, इससे हल्का आएगा, तो आप वो पास कर जाओगी, तो आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी के लिए तो कोई ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक। एक वही मैं कह रहा हूँ ना, एक पढ़ाई आपका बहुत सारा चीज़ में काम आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप ये सिलेबस पूरा पढ़ लेंगे तो पीएचडी का भी एंट्रेंस एग्जाम होगा तो आप बेहतर रहोगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमने आज खाली इतिहास ग्रंथ का नाम देख लिया है। कल जो इन लोगों ने नामकरण किया है, हाँ, भेज दिया गया, ठीक, उनको भेज दिया गया। अभी है टाइम, कहानी सोचे कि पढ़ लेंगे, उनको जरा बुलाते हैं। वो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा था, 2 घंटा हम देखे, 2 घंटा लगे। तीसरी कसम बहुत बड़ी कहानी है, इसीलिए वो नहीं पढ़ेंगे। उस कहानी के लिए एक पूरा क्लास चाहिए, ठीक। और वो कहानी बड़ी तो है ही, वो बहुत प्रसिद्ध कहानी है हिंदी की, इस पर की फिल्म बनी है, उस पर एक फिल्म बनी है, उसका लिंक भी आपको भेज देंगे, तो यूट्यूब पे होगा, 2-3 घंटे का फिल्म होगा, ठीक है। तो वो यही फणीश्वर नाथ रेड्डी ने वो कहानी लिखी है, और राज कपूर जो पुराने हमारे सुपरस्टार हैं, उसमें उन्होंने एक्टिंग की है, वो और वहीदा रहमान ने, ठीक, इसी नाम से बनी है। और आप फिल्म देखेंगे तो कोई छेड़छाड़ कहानी के साथ नहीं है, जैसी कहानी है वैसी ही फिल्म बना है, ठीक है। काहे कि जब वो फिल्म बन रही थी तो फणीश्वर नाथ रेड्डी को भी ले गए थे वो, मतलब कि वो उनके उसमें ही बन रही थी, हाँ। और वो फिल्म पहले नहीं चली ज़्यादा, तो जिसका शैलेंद्र के ऊपर बहुत गहरा असर हुआ, क्योंकि बेचारे बहुत कर्जा वर्जा लेके बनाए थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद उनकी मौत भी हो जाती है शैलेंद्र की, लेकिन उसके बाद फिल्म बहुत हिट हुई, और अभी वो हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्म मानी जाती है, तीसरी कसम। उसका पूरा नाम है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ठीक है, कहानी का पूरा नाम है। तो उसके लिए एक पूरी वो हमको वो चाहिए होगा, क्या बोलते हैं, पूरा क्लास, ठीक, हाँ, ठीक है। फिर उसको किसी दूसरे दिन ही क्लास में पूरा करेंगे, क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है, और एक कहानी एक ही दिन में ख़त्म हो जाती तो ठीक रहता है, क्योंकि उस समय मेमोरी में रहता है हमारा, ठीक। तो आज आपको ये मटेरियल भेज दिया गया है, हाँ, आधा से ज़्यादा हो गया है, आधा से ज़्यादा हो गया। हमको लग रहा है 5-6 कहानी मुश्किल से बची है, जिसमें से 1-2 लंबी कहानी है, बाकी छोटी है, ठीक है। कहानी भी हो जाएगा,
और किसी किसी दिन मान लीजिए जिस दिन संडे वनडे को क्लास होगा तो 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लेंगे तो हो निकल जाएगा। ठीक, तो अभी आज आपको नोट्स भेजा गया होगा, तो आप इसको एक बार रिवीजन कीजिएगा और ये किताब पढ़िए और जो नहीं समझ में आए तो पूछिए आके कि क्या लिखा है। ठीक, शुरू कीजिए, क्योंकि शुरू नहीं करेंगे तो आगे मामला नहीं बढ़ेगा। हाँ नहीं, फिर भी वही जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप पेन से घेरिए, ठीक, और उसको आने के बाद हमसे पूछिए कि सर ये हमको नहीं समझ में आया। समझ रहे हैं? जैसे ये सब है, पद हाँ लिखा हुआ है। हाँ, पद उतना समझने का आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पद आप खाली पढ़िए, लेकिन मान लीजिए कोई पंक्ति पूछ लेता है कभी कभी इसी से, तो आपको लगेगा हाँ ये उस कवि की है, हम पढ़े हैं। ठीक है, पद आपको पढ़ना। आगे आपको जो नोट्स देंगे हम भक्ति काल वगैरह, वो सब यही किताब के पद हैं। जैसे तुलसी का आप पढ़ेंगे तो तुलसी के जो पद हैं वो मैंने कॉपी में लिख लिया है, क्या कि पूछता है शुक्ल जी की किताब से कोई ऐसे पंक्ति दे, बोले किस कवि का है, समझ रहे हैं, तो वो आपको नोट्स दे देंगे। पढ़े रहेंगे तो डबल हो जाएगा। आप अभी पढ़ेंगे फिर हमारा नोट्स पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर कल जो है नामकरण वगैरह पढ़ेंगे। अब क्या सर मैसेज भेजे थे, ये थी वाला जाति वाला बनाना, पता नहीं कहाँ पूछते हैं सर से। क्या जाति? नेट के एग्जाम में वो दिया है, क्या भेजे थे मैसेज, जाति प्रमाण पत्र की क्या बनाना पड़ेगा, हाँ, मस्ट कर जरा उनको भेजिए तो, राहुल जी को।